इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम में से एक है, जिसमें 250 मिलियन से भी कहीं ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। साथ ही दुनिया में सबसे बड़ा फ्री और तो और प्राइवेट स्कूल चेन भी इंडिया में ही है। और तो और हो भी क्यों ना, असल में ये सभी स्कूल मिलकर करोड़ों हिंदुस्तानियों को एक सपना बेच रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये एजुकेशन सिस्टम ही हमारी मदद करेगी हमारी आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने में। और ये सपना लोगों को सच होते हुए भी दिखता है जब वो ये देखते हैं कि एक कबाड़ी वाले के लड़के ने इंडिया के टफेस्ट मेडिकल एग्जाम नीट को क्लियर कर लिया, या फिर किसी गार्ड के बेटे ने यूपीएससी क्रैक करके अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल ली। लेकिन सालों की पढ़ाई और कड़ी मेहनत के बाद एक स्टूडेंट का सपना तब टूटता है जब उसे ये पता चलता है कि इतनी मेहनत के बाद मिली डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो उसे नौकरी तक नहीं दिला सकती। आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से 45% इंडियन ग्रेजुएट जो कि नौकरी की तलाश में है, उनके पास वो स्किल है ही नहीं जो एक जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। तो आखिरकार इसमें गलती किसकी है? स्टूडेंट्स की नहीं, टीचर्स की नहीं, या फिर पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम की जो इस तरह डिजाइंड है कि वो बच्चों को चीजें समझने और लर्न करने के बजाय उनके रटने और मेमोराइज करने पर ही फोकस करता है। और तो और ऐसा क्या हुआ कि जिस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्कूल्स को ज्ञान का मंदिर कहा जाता था, आज वही स्कूल पूरी तरह साइडलाइन हो चुके हैं और उनकी जगह पूरे शहर भर में फैले इन कोचिंग सेंटर्स ने ले ली है, जो असल में आपके बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करके आपको हजारों और यहाँ तक कि लाखों का चूना लगा रहे हैं। आज से कई सालों पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भले ही हमारे देश की जनता खुश थी, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सत्ता संभालते ही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था देश का लिटरेसी रेट। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी देश में सिर्फ 12% के करीब पॉपुलेशन ही लिखना पढ़ना जानती थी। और इतने कम लिटरेसी रेट होने के पीछे की वजह भी ये ब्रिटिशर्स ही थे, क्योंकि भले ही ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, पर उसके पीछे भी उनका अपना ही मोटिव था, ताकि वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए ही काम करने वाले क्लर्क्स और दूसरे नौकर प्रोड्यूस कर सकें। इसलिए देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला फोकस एजुकेशन पर ही किया, ताकि पढ़ लिख कर देश की जनता न सिर्फ ये जान सके कि न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, बल्कि एजुकेशन हासिल करने के बाद सरकार और जनता मिलकर दोबारा से देश खड़ा कर सके। क्योंकि इससे पहले लोगों को न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और यहाँ तक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पैम्पलेट तक पढ़ना नहीं आता था, जिसका फायदा इतने सालों से अंग्रेज उठा रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि पढ़ लिखकर उनके खिलाफ आवाज उठे। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने धीरे धीरे करके पूरे देश भर में एजुकेशन को इनकरेज करने के लिए मिड डे मील स्कीम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई सरकारी योजनाएं इंट्रोड्यूस करी। और तो और हायर एजुकेशन के लिए भी IITs, IIMs और एम्स जैसे मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन की नींव उसी टाइम पर ही रख दी गई थी। और तो और इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान यानी एजुकेशन फॉर ऑल जैसे कैंपेन इंट्रोड्यूस किए थे, जिसकी वजह से साल दर साल लिटरेसी रेट भी इंडिया में बढ़ता रहा। और साल 2011 में भारत का लिटरेसी रेट 74% तक पहुंच गया। और इसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से ज्यादा लोगों को न सिर्फ देश के इतिहास बल्कि करंट अफेयर्स और दूसरे सब्जेक्ट्स और फील्ड के बारे में भी एजुकेशन हासिल होना शुरू हो गई, बल्कि उन्हें ये भी पता लगा कि किस तरह स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मनमोहन सिंह जैसे कई और दिग्गज और सक्सेसफुल लोगों की कामयाबी के पीछे की असली वजह भी असल में प्रॉपर एजुकेशन और नॉलेज ही थी। मगर जिस देश में फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत ही लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और लिटरेसी को बढ़ाने के लिए ही हुई थी, वहां अब लोगों ने इन सक्सेसफुल लोगों से प्रभावित होकर एजुकेशन को सिर्फ सक्सेसफुल बनने का फॉर्मूला ही समझ लिया था। इसके
अलावा लोगों ने ये भी देखा कि सिर्फ पढ़ाई करके उन्हीं के जैसे लोगों ने अपनी जिंदगी पूरी तरह से चेंज कर ली थी। जैसे कि एक ऑटो ड्राइवर का लड़का इंडिया का सबसे यंगेस्ट IAS ऑफिसर बन गया, वहीं एक कबाड़ी वाले के लड़के ने इंडिया के सबसे टफेस्ट मेडिकल एग्जाम नीट को क्रैक कर लिया, या फिर एक स्वीपर के लड़के ने किस तरह UPSC का एग्जाम क्लियर कर लिया। इसीलिए इन सभी की सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद इंडिया में एजुकेशन की डिमांड तो काफी तेजी से बढ़ने लगी, मगर एजुकेशन की एसेंस यानी लर्निंग कहीं पीछे छूट गई, क्योंकि इन सक्सेसफुल लोगों और गरीबों की सक्सेस स्टोरी सुनते ही हर एक माँ बाप का भी ये सपना बन गया कि एक दिन उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करेंगे। फिर क्या था, इंडिया में लोगों ने काबिल बनने की जगह कामयाब बनने के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। तो हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। इसी वजह से ही इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा मार्क्स लाने के लिए फोर्स भी करने लगे, ताकि वो अपने बच्चों से वो सपना पूरा करवा सकें जो अपने लाइफ स्पैन में वो खुद ही पूरा नहीं कर पाए थे। और वो ऐसा करते भी क्यों ना, आखिरकार वो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा धड़ल्ले से इन प्राइवेट स्कूल पर खर्च कर रहे थे। जी हाँ, प्राइवेट स्कूल, क्योंकि भले ही इंडिया में सबसे बड़ा फ्री पब्लिक स्कूल नेटवर्क हो, उसके बावजूद भी ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड टीचर्स और इनोवेटिव लर्निंग भी प्रोवाइड करते हैं। मगर समाज ये भूल जाता है कि चाहे कुछ भी हो, पर आखिरकार ये प्राइवेट स्कूल असल में एक बिजनेस एंटिटी ही है, जिनका मकसद है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। इसीलिए कुछ प्राइवेट स्कूल तो इंडियन पेरेंट्स को जबरदस्ती उनके पास से ही यूनिफॉर्म और किताबें ज्यादा पैसों पर खरीदने के लिए फोर्स करके खुलेआम लूट मचा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो प्राइवेट स्कूल की ज्यादा फीस और ऊपर से इन स्कूल्स की ये तानाशाही बेचारे इंडियन पेरेंट्स पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पेरेंट्स बिना उफ किए ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये खर्चों को बेयर करते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को कामयाब देख सकें, अब चाहे भी उसमें उनको काफी बड़े लोन्स तक लेने पड़े। मगर हमारे घर वाले या पूरा समाज ही ये भूल जाता है कि चाहे आप अपने बच्चे की पढ़ाई पर जितना पैसा झोंक दो, और तो और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि एक बच्चा बड़े प्रोजेक्टर्स या स्मार्ट क्लासेस पर पढ़ाई करे या फिर टपकती छत पर सरकारी स्कूल में, मगर एक बच्चे का इंटरेस्ट अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में या पढ़ाई में है ही नहीं, तो वो उसमें कामयाब नहीं हो सकता। यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है या AC वाले प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि जब पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही मेस्ड अप है और इस तरह ही डिजाइन है कि वो ज्यादा से ज्यादा नौकर पैदा कर सके। इसीलिए इंडिया में हर जगह आप बड़ी से बड़ी डिग्री लिए लोगों को बस नौकरी ढूंढते ही दिखेंगे, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में ही लोगों को इस तरह ट्रेन ही नहीं किया गया कि वो नौकरी छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीजों पर फोकस करें। इसी वजह से लोग ये भी भूल जाते हैं कि जिस सिस्टम में एंटरप्रेन्योर ही कम होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जॉब्स क्रिएशन भी नहीं होंगी, और हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में लोगों के बेरोजगार होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन की वजह से यहाँ नौकरी की डिमांड तो ज्यादा है, पर कम एंटरप्रेन्योर की वजह से जॉब्स की सप्लाई कम। और जब भी हमारे देश में कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अलग करने की कोशिश करता है, तो या तो समाज उसे डांट कर चुप करा देता है या फिर उस पर दबाव बनाकर सिस्टम के अकॉर्डिंग नौकरी करने के लिए ही प्रेशराइज करता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आज से कई साल पहले अगर जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल इसी सिस्टम के कंट्रोल में आकर पेयर प्रेशर में जोमैटो की जगह एक सरकारी नौकरी करने का फैसला करते, तो शायद ही जोमैटो जैसी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हो पाती, जो हर रोज इससे जुड़े लाखों लोगों को रोजगार देती है। और अगर जोमैटो ना होती तो उसमें काम कर रहे 2 लाख से भी ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स कुछ काम करने की जगह सड़कों पर हर दूसरे भारतीय की तरह नौकरी की तलाश में ही भटकते रहते। हालांकि ऐसा नहीं है कि समाज को ये नहीं पता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत इतनी खस्ता है कि वो एंटरप्रेन्योर जनरेट कर सके, बल्कि परेशानी की बात तो यह है कि हमारे स्कूल सिस्टम की हालत भी इतनी खराब हो चुकी है कि वो बच्चों को आज के टाइम की नौकरियों तक के लिए तैयार नहीं कर सकते। और इसी परेशानी का फायदा उठाते हैं इंडिया में तेजी से बढ़ रहे ये कोचिंग सेंटर्स। वैसे तो इन कोचिंग सेंटर्स का जन्म इंडिया में एक पर्सनल ट्यूशन की तरह ही हुआ था, जहां पर पढ़ाई में कमजोर अपने बच्चों को लोग प्राइवेट ट्यूशंस लगवाते थे। मगर अब हर एक पेरेंट्स स्कूल के साथ साथ अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में भी जरूर एनरोल करवाते हैं, ताकि उनका बच्चा सफलता की रेस में कहीं पीछे न छूट जाए। इसीलिए आज पेरेंट्स बढ़ते कंपटीशन की वजह से ही अपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को भी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इन IIT कोचिंग सेंटर में एनरोल करवा रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब दिल्ली में रहने वाले एक पेरेंट्स तो अपने 2 साल
साल के बच्चे को इन IIT JEE कोचिंग में एडमिशन करवाने पहुंच गए। हालांकि कोचिंग फैकल्टी ने पेरेंट्स का मजाक उड़ाते हुए ये कहकर मना कर दिया कि अभी आपने थोड़ी देर कर दी है, क्योंकि IIT जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको जैसे ही वो पैदा हुआ था वैसे ही लाना चाहिए था। लेकिन इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो काफी परेशानी की बात है कि पेरेंट्स सिर्फ इन कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितनी ज्यादा हद तक जा सकते हैं कि वो अपने बच्चों का ही बचपन उनसे छीन ले रहे हैं। और पेरेंट्स का इतना उतावला होने का भी फायदा ये कोचिंग सेंटर्स ही उठाते हैं, जो उनसे भर भर के फीस चार्ज करते हैं। और इंडिया में इन बढ़ती कोचिंग सेंटर्स की डिमांड की वजह से ही कोचिंग इंडस्ट्री में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब जियो के लॉन्च होने के बाद और इंडिया में डिजिटलाइजेशन की वजह से ही इंटरनेट कम रेट पर घर घर और गांव-गांव तक पहुंच गया, जिसके बाद कई फेमस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स भी धीरे धीरे करके इंडिया में लॉन्च हुए और इंटरनेट की ज्यादा रीच की वजह से ही इन कोचिंग प्लेटफॉर्म की भी पॉपुलैरिटी और भी तेजी से बढ़ने लगी, जिसकी वजह से न सिर्फ इन ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स ने और भी ज्यादा फीस चार्ज करना शुरू कर दिया, बल्कि अब गली मोहल्ले में स्टार्ट हुई कोचिंग इंडस्ट्री भी और ज्यादा कमर्शियलाइज हो गई। इसके अलावा इन कोचिंग सेंटर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और बड़े सेलिब्रिटीज के एंडोर्समेंट की वजह से ही ये कोचिंग इंडस्ट्री हद से ज्यादा बड़ी हो गई। इसी वजह से इंडिया में एक एस्टिमेट के हिसाब से ये कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ के करीब है, जो कि 2028 तक 1.33 लाख करोड़ से भी कहीं ज्यादा बड़ी तक होने वाली है, जिस कारण जो इंडस्ट्री एक टाइम पर स्कूल के अलावा एक एडिशनल एक्टिविटी की तरह ही देखी जाती थी, आज उसी इंडस्ट्री ने स्कूल को ही साइडलाइन कर दिया। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट ये भी भूल जाते हैं कि कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेने से कंपटीशन तो कम नहीं होने वाला, क्योंकि इन कंपटीशन की सीट ही लिमिटेड है, पर हाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की वजह से कट ऑफ तो जरूर बढ़ जाता है। लेकिन अगर इन कोचिंग सेंटर्स की वजह से ही अगर कोई बच्चा कुछ उल्टा सीधा करने पर मजबूर हो जाए, तब तो जरूर कंपटीशन कम हो सकता है। और तो और ये कोचिंग सेंटर्स कई मैल प्रैक्टिसेस का भी इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को चूना लगाने के लिए, जिसके ऊपर मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन तभी अगर इस वीडियो में थोड़े बहुत ढंग के व्यूज आ गए तो, क्योंकि मेरी वीडियोस में 40-50 से ज्यादा व्यूज आते ही नहीं है। फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।